18वीं स्मृति दिवस के अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी का ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन देश की राजधानी दिल्ली में स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग ले रहे हैं। और अधिवेशन केवल अधिवेशन के लिए नहीं बल्कि कुछ ज्वलंत विषय जिस पर भारत के तमाम राजनीतिक लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग इसका समर्थन करें कि विरोध करें। जो विपक्ष के लोग हैं या सत्ताधारी दल है, जानबूझ करके ऐसे मुद्दों को वो लोग खड़ा करते हैं, तो उस विषय को आधार बना करके हम लोगों ने इस अधिवेशन में चर्चा करने के लिए तमाम विद्वान वक्ताओं को यहां आमंत्रित किया है, जिसमें उद्घाटक के रूप में माननीय विश्वेंद्र पासवान साहब, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे नेपाल गवर्नमेंट में और वहां की संविधान समिति के सदस्य भी रहे, आपके बीच में अपनी बात रखे। चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर राज शेखावत जी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना जी, प्रोफेसर विलास खराज जी को भी आना था मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। एडवोकेट सनोर अली जी कुरैशी चौधरी और राजपाल बौद्ध जी, एचएन रेखवाल साहब और हम सभी के मार्गदर्शक बहुत कीमती वक्त निकाल करके हमारे बीच में यहां पर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय वामन बेसराम साहब, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली। हमारे साथियों, हम लोगों ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए पिछले 4 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक 22 राज्यों के अधिवेशन लिए और उसके बाद में ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन आपके बीच में अभी चल रहा है। इससे पहला जो अधिवेशन हमारा हुआ 2022 में 25 सितंबर को, वो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में संपन्न हुआ। तो ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है हमारा। जो विषय हम लोगों ने यहां चर्चा के लिए रखे हैं, वो विषय पहले नंबर का विषय है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रिमिनल लागू करने का फैसला संविधान की मूल भावना के विरोध में है। एक गंभीर चर्चा। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय को देश की संसद में जो कानून बनाए जाते हैं उस पर अमल करके, उसका निगरानी करके, उसको सख्ती से पालन करवाने के लिए जिम्मेदारी लगाई गई है, न कि ऐसे विवादास्पद निर्णय देने की। 92 में ऐसा निर्णय भी दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में। तो 92 से लेकर के लगभग अभी 2024 चल रही है, 24 और 8 32 साल तक उस मामले को उलझा के रखा। संविधान की मूल भावना क्या है? जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाए। मगर जानबूझ करके ऐसे विवादास्पद मुद्दे जो है वो पार्लियामेंट के जो मामला है वो पार्लियामेंट की बजाय वहां सुलझने चाहिए, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको उलझाने का काम करती है। साथियों, केवल पंजाब सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार का ये जो मामला था, SC ST का मामला, वो अभी देश की संसद यह सुप्रीम कोर्ट में आ गया और वहां बहुत सारे 2004 से लेकर के 24 तक 20 साल का लंबा समय लगा करके अभी 1 अगस्त को 7 जज की कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे, वो 7 जजों में 6-1 से यह फैसला सुनाया गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोटे में कोटा लागू किया जाए, ऐसा एक निर्णय सुनाया गया। तो उस निर्णय को संसद में खारिज भी कर सकते थे,
बीजेपी की गवर्नमेंट है, मगर वो संसद में खारिज करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल बयान दे रहे हैं। कुछ SC ST के जो चाटुकार सांसद थे, वो सांसद नाम मात्र के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वहां प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं और वहां जाने के बाद कहते हैं कि ये फैसले के बारे में कुछ कहो, इसको लागू नहीं किया जाए। हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, चुनाव अभी हो चुका है, हरियाणा का भी हो चुका, और उसके बाद में अभी महाराष्ट्र का चुनाव आने को है, झारखंड का चुनाव आने को है। तो ये तमाम चुनावों को ध्यान में रख करके इस तरीके से ये फैसला उन्होंने सुनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री ने केवल बयान दिया इस बात को लेकर के कि नहीं, हमारी सरकार इसको लागू नहीं करेगी, जबकि उसको पार्लियामेंट के अंदर में अगर लागू नहीं करेगी तो उसको खारिज कर देना चाहिए। रूलिंग अपोजिशन के लोगों को मिलकर के, कांग्रेस बीजेपी के लोगों को मिलकर के अगर उनको लग रहा है वो उसको समीक्षा करने का अधिकार उनको है, ऐसा नहीं किया, बल्कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर के अपनी समीक्षा की फिर से उसकी जो पुनर्विचार करने के लिए एक अपील डाली गई और उस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो अब ये ऐसा एक बड़ा ज्वलंत विषय था कि तमाम राजनीतिक लोग इस असमंजस में पड़ गए। जो बहुजनों की पार्टियां हैं वो भी असमंजस में पड़ गई, कांग्रेस के लोग भी इस असमंजस में पड़ गए कि अब इसका विरोध करें कि इसका समर्थन करें। अब उनको या तो समझ में नहीं आ रहा है, SC ST के तमाम सांसद और विधायक लोगों को तो वैसे भी समझ के परे है, वो तो केवल अंगूठा टेक लोग हैं, वो केवल अपनी सीट बजाने के लिए लगे रहते हैं केवल। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने समझा कि देश, यहां बैठे हुए लोग ही नहीं बल्कि यहां के बाहर के लोग भी, ये लाइव टेलीकास्ट केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रहा है, इसका जो है ये विदेशों तक भी पहुंचे कि भारत की जो सरकार है वो किस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट, वो जन विरोधी सरकार है, अपने ही देशवासियों के विरोध में उनके हक और अधिकारों को छीनने का काम करती है। ये जैसे अंग्रेज लोग विदेशी थे, वैसे ही आज की तारीख में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की तरह से ही विदेशी लोग हैं। DNA इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो साथियों, ये इस तरीके से ये PM साहब ने केवल बयान दिया इस पर जो है, जबकि वो खारिज करना चाहे तो कर सकते थे। इसको लंबा खींचने का मामला है, ये अभी तक ऐसे ही चलता रहेगा थोड़े दिन के लिए, ये ज्यादा लंबा ना चले। इसलिए आप लोग इससे अगर निजात पाना चाहते हो तो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो आज की तारीख में हमने 50% काम तो लगभग कर दिया है। 50% काम क्या है? राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करने का, राजनीतिक रूप से संगठन खड़ा करने का काम आज की तारीख में भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा किसी भी दल के पास में नहीं है जो मूल निवासी बहुजनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 50% काम है दोस्तों। और रही बात 50% की, तो उसके दो रास्ते हैं। एक तो चुनाव लड़ करके हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं, मगर जिस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव लड़ने के लिए जो साधन बताया, आज देश के जो चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव कमिश्नर साहब हैं, वो अपना संवैधानिक काम न करते हुए केवल सत्ता की सुनते हैं, वो विपक्ष की भी सुनते नहीं हैं। वो विपक्ष के लिए भी 1 मिनट का समय नहीं देते हैं। वो समय मांगते हैं, किसी से मिलने का समय नहीं देते हैं। तो साथियों, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमेशा बीजेपी की बनी रहने वाली नहीं है। जो अधिकारी है, जो चुनाव आयोग में बैठे हुए आयुक्त है, सरकार हमेशा कांग्रेस की बनी नहीं रही, कांग्रेस के इशारे पे भी करते रहे। आपको अपने संवैधानिक पद की शपथ लेते हो, उसका निर्वहन करने की जरूरत है। तो हम लोग केवल यही कहते हैं कि कोई गलत काम करने का काम मत करो, बल्कि जो संविधान में आपको जो जिम्मेदारी लगाई है, उस संविधान के दायरे में रह करके काम करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो चुनाव के बजाय दूसरा भी एक रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता है साथियों, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने की। तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे, वैलेट के साथ साथ में बुलेट की भी हमको तैयारी करनी होगी, क्योंकि वहां पर बैलेट पेपर लूटने का काम शासक जाति के लोग करवाते थे, हमारे लोगों को वोट भी नहीं डालने देते थे।
इसलिए उन्होंने वैलेट के साथ साथ में बुलेट की तैयारी करने के लिए कहा था, गन की तैयारी की कहा था। तो हम बुलेट की नहीं बल्कि साथियों जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो साथ के समय का उनका अपना निर्णय था, उन्होंने अपने हिसाब से बात कही, लेकिन हमारे पास में जन की शक्ति है, हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं इसके लिए। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर हम देश के हुक्मरान और शासक बनेंगे। इस विषय के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आदरणीय वामन मेश्राम साहब पल पल की खबर रखते हैं, बहुत विस्तार से हमें इस पर बताएंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस बात के लिए। दूसरा, जब से पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार बनी है, कोई भी परीक्षा या तो परीक्षा ही नहीं हो रही है, नौकरियों में भर्ती ही नहीं निकल रही है। एक आध कहीं निकलती भी है तो वो भर्ती का मामला जो रद्द कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया जाता है। इसलिए साथियों, ये डबल इंजन की सरकार जो वोट लेने के लिए केवल बखान करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार आज की तारीख में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनकी सरकार में कोई भी भर्ती का काम नहीं हो रहा है, कोर्ट में मामला लटक जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। नीट परीक्षा इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तीसरा जो विषय है हमारा जो है वो है पुलवामा हमला। ये देश के समय बहुत महत्वपूर्ण विषय हमने चर्चा के लिए रखा है। ये पक्ष और विपक्ष तक पहुंचे, हमारे लोगों का जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देश में किसी भी चुनाव के समय पर, जब भी कोई चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो उस चुनाव के समय पर आतंकवादी जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। सेना के हमारे जो जवान हैं वो हमले, सेना के जवान पर हमले होने की खबरें मीडिया में आने लगती हैं, जिसमें निर्दोष जवान शहीद हो जाते हैं। यह महज संयोग है या कोई भयानक षड्यंत्र? एक चर्चा आपको शायद याद होगा, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पर जिस दिन पुलवामा हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुद्रपुर में रैली कर रहे थे, जिनके पास आईबी है, सीबीआई है, एलआईयू है, हर तरीके की सारी संस्थाओं के चीफ है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम था? इधर रैली की तैयारी हो रही है और उधर 42 जवानों को शहीद करा दिया जाता है। और पहला, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, पहला ऐसा असंवेदनशील जो प्रधानमंत्री है जो कि लोगों को मरवा करके, सेना के जवानों की हत्या करके और वोट मांगने का काम करता है। कितनी शर्मनाक बात है अपने आप में ये। वो ये कहते हैं कि भाइयों बहनों, क्या सेना के जवान जो शहीद हुए हैं, उस शहीदों के नाम पर आप भाजपा को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है। इसका मतलब जानबूझ करके वो हमला कराया गया था। और इसका सबसे पहला अगर खुलासा करने वाला कोई महान शख्सियत है इस देश और दुनिया के अंदर में कि पुलवामा हमला किसने करवाया, यह भारत सरकार की फेलियर का नतीजा था। सब कुछ मालूम था। और वो पहले शख्सियत का नाम है आदरणीय वामन मेश्राम साहब। भारत का मीडिया पर पाबंदी लगा दी नरेंद्र मोदी जी ने कि कोई मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने वो खबर चलाई और दुनिया के लोगों तक इस बात को पहुंचाया कि भारत सरकार की फेलियर की वजह से, और 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में फिर वहां के जो तत्कालीन गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने बाद में कहा, ऑन ड्यूटी नहीं कहा, हो सकता है अंदरूनी तरीके से कहा हो, लेकिन बाद में मीडिया के सामने आकर के कहा कि मैंने सरकार से कहा था कि जवानों को एयरलिफ्ट कराया जाए, मैंने बताया था, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया और मुझे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये सारे देश, और उस बात को जो 2 साल 3 साल के बाद में कहा, उसी दिन मेश्राम साहब ने उस बात का खुलासा किया। दोस्तों, एक निर्भीक निडर लीडरशिप, और हम वहां पर सेना के जवान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है। वो 3-4 बजे तक सारा रैलियां करते रहे, इधर जवान शहीद हो रहे हैं, वो रैलियां में मशगूल हो रहे हैं पूरे तरीके से। तो ऐसे असंवेदनशील जो व्यक्ति है, उसको भारत की जनता को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।
ये ईमानदारी से चुन करके आए हुए लोग नहीं है, ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की खान बन चुकी है आज की तारीख में। जो गरीब लोगों की लैट्रिन तक के लिए पैसे को भी खा जाते हैं, ये लैट्रिन खाने वाले लोग क्या देश का विकास करेंगे? ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। शौचालय में घोटाला करते हैं, शौचालय के और उसको भी खा जाते हैं पैसे को जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए, और बोलते हमने इतने सारे शौचालय बनवाए। ये गरीब, ये सेना के जवानों के कफन तक को भी बेचकर खा जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय जब कारगिल युद्ध हुआ, वो कफन घोटाला, ताबूत घोटाला करने का काम ये कोई और नहीं, ये बीजेपी के जो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं, यही बीजेपी के राष्ट्रद्रोही लोग थे उस समय, जो सेना के जवानों के ताबूतों को भी घोटाला करने का काम किया। ये राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट बांटते हैं समय समय पर जो है। इसलिए साथियों, आप लोगों को निडर होकर के और पूरे देश के अंदर में अपना बूथ स्तर तक का संगठन खड़ा करना है। ये क्राउड नहीं है, ये हमारा कैडर है, एक कोर है हमारा जो हार्ड कोर है। अभी मैडम निशा जी थोड़ा सा दुखी हो रही थी, अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कि मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। तो शायद आपने देखा भी होगा मैडम, ये कोई क्राउड का कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने क्राउड की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रामलीला मैदान को काशीराम साहब और उसके बाद में कुछ ही लोगों ने केवल भरने का काम किया, उसके बाद में सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस रैली में आकर के कहा कि हम सोचते भी नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था। तो ये वही बहुजन मुक्ति पार्टी है जो लाखों का 10 लाख लोगों की महारैली करने का काम हम लोगों ने लखनऊ के उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार किया। और बहन मायावती तो भूल चुकी थी उस समय कि माननीय काशीराम साहब नाम की भी कोई शख्सियत हुई जिनकी वजह से मायावती का अस्तित्व हुआ, वो भुला दिया था। जिसने भी काशीराम साहब का नाम लिया बस उसको पार्टी से निकाल करके लात मार के बाहर कर दिया, उसको जलील किया गया। साथियों, बहुत सारे सीनियर लोग थे जिनके बेटा बेटियों की शादी तक नहीं हुई, सारी जिंदगी खपाने का काम, सारी उम्र लगा दिया उन्होंने जो है बसपा के अंदर में, और उसको भूल चुकी थी। हम लोगों ने जब रैली की माननीय साहब के उस अवसर पर, तब जाकर के बहन मायावती को भी लगा, तो उधर छोटा सा एक पार्क था, उसको भी उन्होंने कार्यक्रम में लिया। तो वहां भी जो लोग आए थे वो भी हमारी रैली में शामिल हो गए। इसलिए साथियों, ये ताकत ग्राउंड स्तर पर हमारा काम कर रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। यहां तो प्रतिनिधियों को हम लोगों ने देश भर से बुलाया है, यहाँ एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर है, और आने वाले समय में बहुत जल्द ही ये जन आंदोलन सफल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा। निश्चित तौर पर हम लोग बूथ स्तर तक चलो गांव की ओर, बहुजनों शासक बनो अभियान के अंतर्गत हम इस लड़ाई को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद कर